हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरिहंत। आज हम इस प्रश्न का हल देखते हैं। कंपनी के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बनाना है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना है कंपनी का दिसंबर 2016 का। पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट पक्ष और उसकी धनराशि। डेबिट साइड में क्या क्या दे रखा है देखो। संयंत्र 3 लाख रुपए का, स्वास्थ्य भवन 4,50,000 का, फर्नीचर 15,000 रुपये, निवेश 75,000 रुपये, प्रारंभ विपत्र आपके पास 12,000 के दे रखे हैं। स्थायीयता यानी कि 1 जनवरी 2024 का स्टॉक दे रखा है आपका 60,000 का, वेतन 36,000 का, किराया व दर 9,000 का, बीमा 3,000 रुपये का, संचालक शुल्क 10,500 रुपये का, किराया विक्रय वापसी 3,000 की, क्रय 8,10,000 का, मजदूरी 30,000 की, सामान्य व्यय 6,000 के दे रखे हैं, धुलाई 9,000 का खर्चा दे रखा है, देनदार दे रखे हैं डेटर्स 90,000 के हैं, मोटर 30,000 की है हमारे पास, ऋण पत्र पर ब्याज 7,500 रुपये है और बैंक में रोकड़ 18,000 रुपये और अवशिष्ट याचना यानी कॉल्सिन एरर जो है वो 15,000 की है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डेबिट साइड दे रखी है। क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। क्रेडिट पक्ष में दे रखा है विक्रय आपका 10,500, क्रय वापसी 6,000 की, निवेश पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6,000 का, देय विपत्र बिल्स पेबल दे रखे हैं 22,500, संचित कोष 45,000 का है, 5% के ऋण पत्र दे रखे हैं 1.5 लाख के, अशुद्ध ऋण एवं संदिग्ध संविदा दे रखी है आपको 3,000 रुपये के यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखे हैं आपको 3,000 के, लेनदार दे रखे हैं आपको 60,000 रुपये के, क्रेडिटर्स जो होते हैं हमारे, अंश पूंजी यानी शेयर्स कैपिटल जो दे रखी है वो आपके पास 6 लाख रुपये की दे रखी है, और लाभ हानि खाते का 1 जनवरी का बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 31,500। तो ये सारी चीज़ें हमें तलपट में दे रखी है। अब तलपट के नीचे कुछ समायोजन भी दे रखे हैं, ज़रा समायोजन की बात कर लें। वेतन 9,000 रुपये और मजदूरी के 3,000 रुपये अदत हैं। अदत का मतलब आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, बकाया का एडजस्टमेंट लगेगा हमारे पास यहाँ पे। किराया व दर 1,500 रुपये पूर्वदत्त हैं। पूर्वदत्त मतलब प्रीपेड है, एडवांस पेमेंट कर रखे, मतलब अगले साल के खर्चे आपने इसी साल भुगतान कर दिए, तो 1,500 रुपये का प्रीपेड का खर्चा है, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% की दर से प्रावधान करना है। डेटर्स पर डूबत ऋण का आयोजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का आयोजन कितना करना है हमें 5% करना है। स्वास्थ्य भवन एवं ये संयंत्र पर 10% और फर्नीचर और मोटर कार पर 20% की दर से क्या लगाना है हमें हास लगाना है। संचित कोष में 15,000 रुपये हस्तांतरित करने हैं आपके पास। 31 दिसंबर को हमारे पास रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60,000 रुपये दे रखा है। तो ये सवाल की सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे पास जो फॉर्मेट होता है P&L का वो आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मेट किस हिसाब से होता है। एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट याद दिला दूं आपको कि हमारे पास जो P&L का फॉर्मेट होता है उसमें क्रेडिट आपकी फॉर्मेट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका नोट नंबर 1 है यानी इसकी डिटेल हमें नोट नंबर 1 में मिल जाएगी। अदर इनकम इसकी डिटेल हमें नोट नंबर 2 में मिल जाएगी। ये हमारी टोटल रेवेन्यू है जिसमें ये दोनों आएंगे आपके। फिर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का, फाइनेंस कॉस्ट का, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का, अदर एक्सपेंसेस का। इनके डिटेल के लिए अपन ने अलग अलग नोट बना रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7 कि भाई किस एक्सपेंसेस की डिटेल कितनी है या किस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी है अपन ने। और फिर हमारे टोटल एक्सपेंसेस आएंगे। टोटल एक्सपेंसेस में से इनकम में से घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स घटाएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो हमें ये नोट बनाने पड़ेंगे पहले कि कौन सी वैल्यू कहाँ से लेके आए। तो एक एक वैल्यू के लिए हमें समझना पड़ेगा। जरा देखो आपके पास कि वापस ट्रायल बैलेंस की लाइन से ही सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल्स में। तो सेल्स देखो आपके पास दे रखी थी 10,65,000 रुपये की। 10,65,000 की जो सेल्स है आप उसमें सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी क्या करते हैं माइनस करते हैं अपन। तो आपके पास जब सेल्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेल्स 10,65,000 दे रखा है जिसमें सेल्स रिटर्न हमने 3,000 रुपये क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो 10,62,000 रुपये की जो नेट वैल्यू आ रही है नोट नंबर 1 में वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि नोट नंबर 1 में यानी वर्किंग नोट 1 में हमने नेट सेल निकाल के दे रखी है 10,62,000। तो एक वैल्यू तो ये है और एक है कि आप ट्रायल बैलेंस के हिसाब से एक एक वैल्यू को लिखते चलो।
एक एक वैल्यू मतलब जैसे प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, लाइन से एक एक चीज़ को चेक करते चलते हैं ताकि लिखते चलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, आपको पता होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो यहाँ बैलेंस शीट तो बना नहीं देगा, P&L बना रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करना है मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी पर 10%, तो 10% का जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए हमने नोट बना रखा है डेप्रिसिएशन का 6 नंबर का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में बिल्डिंग का, प्लांट का, फर्नीचर का, मोटर व्हीकल का। हम अभी फिलहाल प्लांट का निकाल रहे हैं, तो प्लांट की वैल्यू जो थी 3 लाख की थी और उसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके पास प्लांट के बाद भवन पर। भवन जो है हमारे पास वो 4,50,000 का है और भवन पर कितना परसेंट मूल्यह्रास लगा रहे हैं अपन, वही 10%। तो 4,50,000 का 10%, ये 4,50,000 और उसका 10%, तो 45,000 का मूल्यह्रास नोट नंबर 6 में लिख रहे हैं। जितने भी मूल्यह्रास है सबको जोड़ के फिर एक साथ P&L में लिख देंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास बिल्डिंग के बाद फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू 15,000 है। जरा देखो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था हमारे पास 20%, तो फर्नीचर 20,000 है और 20,000 का 20%, फर्नीचर 15,000 था, सॉरी हमारे पास 15,000 का फर्नीचर है और 15,000 के फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन, तो 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। इसके बाद आते हैं आपके पास क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, निवेश दे रखा है। देखो निवेश 75,000 है। एसेट्स साइड में आते हैं लेकिन हम एसेट्स नहीं लिख रहे क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो फिलहाल इसका कुछ नहीं करना क्योंकि P&L में निवेश आते नहीं है। प्रारंभिक विपत्र BR जो है वो भी बैलेंस शीट में ही आते हैं, P&L में नहीं आते, तो इनको भी नहीं लिखना हमें। रहतिया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है वो मटेरियल कंज्यूम्ड में आता है। जब अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं तो ओपनिंग स्टॉक उसमें ऐड होता है, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 60,000 रुपये का, उसको अपन ऐड कर देंगे। इसके बाद वेतन है, देखो 36,000 रुपये का, 36,000 का वेतन है और वेतन के लिए नीचे लिखा हुआ था कि 9,000 रुपये के वेतन क्या है आपके बकाया हैं। वेतन बकाया है तो बकाया वेतन की एडजस्टमेंट एंट्री होती है आउट सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपके पास ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी जाता है और एक्सपेंसेस में ऐड भी होता है। तो बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे लेकिन हम एक्सपेंसेस में ऐड करके दिखाएंगे। तो जो सैलरी दिखाओगे आप कि एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं हमारे पास, वो आपके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में सैलरी कितनी है हमारी 36,000 की, ये हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो खर्चा है वो 9,000 का दे रखा है, वो ऐड करोगे आप, इसमें प्लस करोगे और प्लस करके 45,000 का खर्चा हम एक साथ दिखाएंगे। इसके बाद दे रखा था आपके पास सैलरी के बाद किराया और दर 3,000 का खर्चा दे रखा है हमारे पास, सॉरी किराया और दर हमें 9,000 रुपये दे रखे हैं। किराया और दर का नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सॉरी प्रीपेड दे रखे हैं 1,500 रुपये। तो आपके पास जो किराया और दर का खर्चा है आपका अदर एक्सपेंसेस में दिखा रखे होंगे हमने, रेंट 9,000 रुपये है। पूर्वदत्त व्यय दे रखा है आपके पास 1,500 रुपये। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पेमेंट करना, यानी अगले साल के खर्चे इसी साल पेमेंट कर दिए, तो इस साल की इनकम निकालने के लिए अगले साल के खर्चे इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो 1,500 रुपये माइनस कर दिया अपन ने और 7,500 रुपये रह गए आपके पास एक्सपेंसेस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रय दे रखी परचेज ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है आपका ऐड होता है। तो ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक निकाला था अभी अपन ने मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक था उसमें परचेज को क्या कर दिया अपन ने ऐड कर दिया। एक एक वैल्यू अपने को ढूंढनी पड़ेगी इस तरह से। परचेज के बाद देखा है मजदूरी 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये को जो हम में बकाया दे रखा है 3,000 रुपये, अभी बताया था बकाया को ऐड करते हैं और लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो बकाया वेजेस 30,000 रुपये है, 3,000 रुपये उसमें अपन ऐड कर रहे हैं और ऐड करके कितने दिखा दिया अपन ने 33,000 रुपये दिखा दिया। इसके बाद आते हैं अपन वापस से कि मजदूरी के बाद क्या दे रखा है, देखो आपको सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000 रुपये के। तो सामान्य एक्सपेंसेस आपके पास एक्सपेंसेस ऐड में आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस 6,000 रुपये दिखा दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर हमारे पास। एक्सपेंसेस के बाद धुलाई का खर्चा दे रखा है 9,000 का, वो दिखा देंगे। 9,000 के धुलाई के एक्सपेंसेस भी जनरल एक्सपेंसेस के साथ ही आ जाएंगे हमारे पास। तो 9,000 के एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं हमारे पास धुलाई के। देनदार दे रखा है 90,000 रुपये का, लेकिन देनदार जो आते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं और देनदार का प्रोविजन आता है आपका P&L में। तो देनदार 90,000 के, जरा 90,000 पे प्रोविजन देखो कितना परसेंट दे रखा है आपका 5%। तो 90,000 के प्रोविजन का 5%, 90,000 दे रखा है और 90,000 का 5% निकालेंगे अपन तो 4,500 रुपये आता है। 90,000 और 90,000 का 5%,
4500। ये न्यू प्रोविजन है जिसमें अपन ओल्ड प्रोविजन को लेस करते हैं। ये आपको टायर बैलेंस में देखो क्रेडिट साइड में देखा है, ओल्ड प्रोविजन पहले से 3000 रुपये है हमारा, तो ये प्रोविजन इसमें से क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका। 4500 में 3000 घटाने के बाद कितना दिखा देंगे अपन, 1500 रुपये दिखा देंगे। अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पे, मोटर कार। मोटर कार कितने की है हमारे पास, 30,000 की है, और मोटर कार पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं अपन, 20%। तो 30,000 का 20% होता है हमारे पास 6,000 रुपये का। तो 30,000 और 30,000 का 20% डेप्रिसिएशन का खर्चा आपका। तो ये सारे डेप्रिसिएशन एक साथ ले लिया अपन ने, सबका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना आ गया, 84,000। और देख लेते हैं कौन कौन से खर्चे दे रखे हैं हमारे पास। मोटर कार के बाद दे रखा है ऋण पत्रों पर ब्याज, बैंक का रोकड़, अवशिष्ट याचना। ये आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं, तो इनको वहाँ दिखाएंगे अपन। फिलहाल याचना कैश जो है आपके पास, ये कॉस्ट तो लेस करते हैं, कैश एट बैंक अपन बैलेंस शीट में ऐसे साइड में दिखाते हैं। फिलहाल इनकी यहाँ जगह नहीं है, हम P&L बना रहे हैं तो इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास। लायबिलिटी साइड में आते हैं हमारे पास, लायबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड में आते हैं अपन टायर बैलेंस के। टायर बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखो क्रय वापसी दे रखी है, सेल्स हम लिख चुके हैं। परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करते हैं अपन, तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होती है आपकी, ये माइनस कर रखी है अपन ने 6,000 रुपये। ढुलाई जो थी वो लिख रखी है अपन ने 9,000 रुपये यहाँ पे ऑलरेडी। इसके बाद दे रखा है आपके पास क्रेडिट साइड में निवेश पर ब्याज। ये आपकी क्रेडिट साइड में ब्याज दे रखा है, यानी इनकम है। और अदर इनकम है, तो अदर इनकम को अपन अदर इनकम के हेड में दिखाएंगे। ये अदर इनकम का हेड है हमारा, इसमें दिखा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये का आपके पास। फिर आते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, देय विपत्र। ये बीपी जो होता है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है, हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे। संचित कोष भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है, वो भी नहीं बना रहे हम। डिबेंचर्स लायबिलिटीज में ही आते हैं आपके पास, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेनदार हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं। अंश पूंजी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है। P&L जो आता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस साइड में आता है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस शीट में आती है, इसलिए हमें P&L में लिखने की जरूरत नहीं है। और प्रोविज़न का जो ओल्ड बैलेंस था वो हम लेस कर चुके हैं। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जरा देखो नीचे कुछ बचा है क्या। वेतन का एडजस्टमेंट कर लिया, मजदूरी का कर लिया, किराए का 1500 रुपये पूर्वदत्त था वो हमने माइनस कर लिया था। संधि ऋणों के लिए देनदारों पर 5% का आयोजन बना लिया, 4500 रुपये का अपन ने। भवन पर, संयंत्र पर सब पे डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। और संचित कोष का 15,000 रुपये हस्तांतरित करना है, लेकिन अभी हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो रिजर्व का कोई काम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास 60,000 रुपये का, हमें इसको लेस करना है। और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं जब अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अब एक एक का टोटल ले लेते हैं। सेल्स का टोटल अपने पास 10,62,000 आया था, तो फर्स्ट नंबर पे जो सेल्स आ रही है वो 10,62,000 रुपये लिख रखी है हमने। सेकंड पॉइंट पे अदर इनकम थी हमारी, अदर इनकम का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अपन दिखा रहे हैं 6,000 रुपये की, तो ये दिखा दिया अपन ने 6,000 रुपये। इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दिया, कैरीज ऐड कर लिया एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लिया। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है आपका, 8,13,000 रुपये। तो ये 8,13,000 रुपये की वैल्यू नोट नंबर 3 से लेके आ रहे हैं अपन, 8,13,000 रुपये। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में अपन ने दो चीज़ें इंक्लूड करी है, एम्प्लॉय को एक तो सैलरी देते हैं और एक वेजेस देते हैं, जिनमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया अपन ने। तो ये दोनों ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल एम्प्लॉय का पेमेंट कितना आ रहा है, 78,000 का। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 4th नंबर के नोट से लेके आ रहे हैं अपन 78,000 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सवाल में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ था हमारे पास कि 7,500 रुपये का डिवेंचर का इंटरेस्ट है, वही लिख रखा है अपन ने यहाँ पे। तो फाइनेंस के कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिखाया, नोट नंबर 5 से लेके आ रहे हैं अपन। तो ये नोट नंबर 5 में डिटेल दे रखी है आपके पास, वहाँ से अपन ने उठाई और ये यहाँ पे लिख दिया 5 पे। नोट नंबर 6 में डेप्रीशिएशन है, हमने डेप्रीशिएशन किन किन पे लगाया था आपको याद होना चाहिए। डेप्रीशिएशन किन किन पे लगाया था अपन ने, बिल्डिंग पर, प्लांट पे, फर्नीचर पे, मोटर पे। तो सबका डेप्रीशिएशन जोड़ा तो कितना आ रहा है टोटल, 84,000 रुपीज़ का। तो 84,000 का जो डेप्रीशिएशन का खर्चा है वो लिख रखा है अपन ने। इसके बाद आ रहा है आपके पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो हैं हमारे पास, उसमें हमने रेंट लिया था, इंश्योरेंस लिया था, प्रीपेड लिया था, ये सारे खर्चे लिए हैं। इन सब का टोटल
टोटल 28,500 आ रहा है हमारे पास, तो ये 28,500 रुपये का अदर एक्सपेंसेस का टोटल जो आ रहा है वो 10,11,000 आ रहे हैं। तो 3 से लेकर 7 तक के जो नोट बना रखे हैं वो हमने एक्सपेंसेस के लिए बना रखे हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस थे उनकी डिटेल लिखी हमने। अब इनका टोटल आ रहा है 10,11,000। 10,68,000 में 10,11,000 घटाओगे तो 57,000 रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट पे टैक्स सवाल में दे ही नहीं रखा, तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 57,000 रुपये का। तो इस तरह से कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा।